पालघर लोकसभा सीट पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में जो है प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर शुरू है और इस सीट पर जो है भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी समेत भाजपा के कई नेताओं की सभाएं हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे की भी सभाएं हो चुकी हैं और इस सीट पर जो है भाजपा बहुजन विकास आघाड़ी और शिवसेना के उबाटा के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भाजपा जो है केंद्रीय योजनाओं को लेकर और मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और भारत को विकसित देश बनाने और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है वो संविधान बचाओ, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस वक्त जो है पालघर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सारा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में वह किन किन मुद्दों पर इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? पालघर जो लोकसभा क्षेत्र है वो वैसे 3 भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि सागरी भाग जो है काफ़ी बड़ा है, नागरी भाग यानी जहाँ अपन सिटी एरिया बोल सकते हैं वो है, और जो रूरल एरिया है जैसे डोंगरी भाग। तो हर एक भाग की जो समस्या वो अलग अलग है और इसलिए वो एकत्रित जोड़ना आवश्यक नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जैसे रूरल एरिया में आदिवासी बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, काफ़ी सालों से वहाँ कुपोषण की समस्या थी, अभी भी है। पिछले सरकार में जैसे मेरे पिताजी कैलाशवासी विष्णु सवरा साहब आदिवासी विकास मंत्रालय संभाल रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना लाई और जिसके तहत हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कुपोषण का परसेंटेज कम होने में मदद हुई। लेकिन ये सब कोशिश जारी है। कुपोषण एक समस्या है। यहाँ से माइग्रेशन यानी स्थलांतर अपन बोल सकते हैं। जैसे रेनी सीज़न में सब लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, लेकिन रेनी सीज़न के बाद जब फसल कटती है, दिवाली के बाद वापस हाथों में काम नहीं रहता है और जिसके वजह से वो आजू बाजू के जो सिटी एरिया हैं जैसे सेलवास है, वापी है, नासिक, मुंबई, मीरा भाईंदर, वसई, इस जगह उनको जाना पड़ता है और स्थलांतर की वजह से काफ़ी सारी समस्या वो फैमिली में पैदा हो जाती है। तो वो स्थलांतर रुकाना एक बहुत बड़ा आह्वान रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा भी हो रहा है, पिछले काफ़ी समय में काफ़ी सारे रास्ते की सुविधा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इंटीरियर में जो रास्ते की असुविधा है और अनकनेक्टेड जो पाड़ा है, अनकनेक्टेड विलेजेस है, आने वाले समय में वो कनेक्टिविटी कैसे ज़्यादा बढ़ेगी, इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। पानी ग्रामीण भाग में जो रहता है, जैसे कुछ इलाकों में दिसंबर के बाद ही पानी का शॉर्टेज शुरू हो जाता है और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लाई है जल जीवन मिशन, बहुत ही ऐतिहासिक ऐसी योजना है। उसका काफ़ी ऑलमोस्ट सभी जगहों पे काम शुरू हो चुका है। आने वाले 4-5 महीनों में वो पूरा हो जाएगा और पानी की समस्या काफ़ी हद तक वो कम हो सकती है और इसलिए पानी की समस्या मदद होने में जल जीवन मिशन एक अच्छा रोल निभाएगी ऐसे मुझे लगता है। जो नागरी एरिया है, जो सिटी एरिया है, सिटी एरिया में मैं काफ़ी अभी घुमा हूँ और वहाँ देखा है कि काफ़ी हद तक असुविधाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे वसई विरार नाला सोपारी जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ रास्ते जो हैं काफ़ी हद तक अच्छे नहीं हैं और काफ़ी नैरो रोड्स है और जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे
गटर की समस्या है, काफ़ी जगहों पे गटर नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई है। यानी हेल्थ का इशू अगर हम सोचें तो जैसे ये सब वजह से हेल्थ इश्यूज़ जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ट्रेन की जो व्यवस्था है, जैसे ट्रेन की जो फेरी है वो बढ़नी चाहिए और वो डहाणू तक ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी सारा जो मुंबई का पॉपुलेशन है वो सब विरार नालासोपारा इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सब पॉपुलेशन अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह से वो सारा बोझ जो है नालासोपारा, वसई, विरार इन जगहों पे गिर रहा है और वो हम सोच सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो नागरिक असुविधा है वो बढ़नी नहीं चाहिए। इसके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है और काफ़ी जगह पे फाटक जो है, फाटक की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सबवे करना या फिर उसके ऊपर ब्रिज करना, ओवर ब्रिज करना, वो भी अभी पिछले समय में राजेंद्र गावित साहब जो खासदार थे उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पे परमिशन लाई है। इसके अलावा भी और कई जगह हैं जहाँ पे परमिशन लाना ज़रूरी है, तो वो रेल मंत्रालय से हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली। किनार पट्टी जो है काफ़ी बड़ी है और हम देख सकते हैं कि किनारों में जो रहने वाले अपने बांधव हैं उनकी अलग समस्या है। तो और एक अच्छी बात यह है कि अपने जो किनार पट्टी के जो कुछ फिशेस वगैरह है, जैसे पापलेट वगैरह हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध है, नामांकन भी मिला है। और पापलेट को तो महाराष्ट्र मासा, इसको भी ऐसे अभी राज्य सरकार ने दर्जा दिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद किनार पट्टी की जो लोग हैं वहाँ पे उनकी जो ज़मीनें हैं जहाँ पे वो रहते हैं, सालों से वो ज़मीनें उनके नाम पे नहीं हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा चीकू बागायतदार हैं, उनकी अलग समस्या है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो फार्मर्स है या जो इंश्योरेंस है, जो महायुति सरकार में पहले 3,500 था, महाविकास आघाड़ी में वो करीब 18,000 के ऊपर चला गया है, और जिसकी वजह से उसका पूरा बोझ वो फार्मर्स के ऊपर गिर रहा है। और वसई या फिर बोईसर, चिंचनी, डहाणू, इस इलाके में काफ़ी हद तक चीकू और बाकी जो फार्मर्स हैं वो अच्छी खेती करते हैं, जिनके एक फार्मर ऐसा है कि जहाँ जिसके पास 200-300 मज़दूर कामगार काम करते हैं, तो बहुत बड़े शेतकरी हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या है वो कम होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए उनको, जो काफ़ी हद तक लाइट बिल बड़ा चढ़ा के मिला है उनको, वो एक समस्या उनको ज़्यादा ये हो रही। तो वो भी ये सब बातें जो है एक पॉलिसी डिसीजन का रहेंगे, और वो ये सब जो बातें कि ऐसी बातें हैं जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलके एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, कमेटी बिठानी पड़ेगी, और उसमें जो लोक प्रतिनिधि रहेंगे उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ समस्या है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहूँगा, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मैं ये सब कामों में निश्चित रूप से एक दिशा देने की कोशिश करूँगा, और सब समस्याओं का हल मुझसे होगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे कुपोषण की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, खासकर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी जो हॉस्पिटल यहाँ पे हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है। तो अगर जीत के आने के बाद आपने इन सारी समस्याओं के लिए क्या कोई रोड मैप तैयार है आपके पास? बिल्कुल, जैसे पिछले समय में कैलाशवासी विष्णु सवरा साहब की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ट्रॉमा सेंटर जो मनोर में हो रहा है, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। हमारे पालक मंत्री रविंद्र चौहान साहब के वजह से और बाकी सब की वजह से यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल की परमिशन आ गई, उसका भी काम जोर से शुरू हुआ है।
इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की परमिशन आ गई है, वो भी काम शुरू होगा। ग्रामीण एरिया का अगर अपन सोचते हैं तो जवाहर में 200 बेड का हॉस्पिटल, उसको भी परमिशन आ गई है। तो ये सब परमिशन आने के बाद उसका जल्दी से जल्दी वर्कआउट करना, कंस्ट्रक्शन करके उसमें सुविधा लाना और जल्दी से ज़्यादा वो लोकार्पण होना, ये ज़रूरी है। और जिसके वजह से अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये सब ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल या फिर ये सब जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो गई तो मेरे ख्याल से, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आ रहा है पालघर में, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट जो बाहर जाना पड़ता है, टर्शियरी केयर उनको नहीं मिलता है, वो यहीं पे मिल पाएगा। और मेरे ख्याल से हेल्थ की असुविधा जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। सर, खासकर देखा जाए तो ये काफ़ी आदिवासी इलाका है, ग्रामीण एरिया है, मुंबई से सटा हुआ है। तो यहाँ से प्रतिदिन अपने अलग अलग कामों से लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लोकल नहीं होने के कारण सुबह जो सब्जी बेचने वाली महिलाएं होती हैं, अपनी मच्छी बेचने वाली महिला होती है या दूसरे काम से जाने वाले लोग हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ट्रेन नहीं होने के बाद कई बार उनकी ट्रेनें भी छूट जाती है, भीड़ काफ़ी होता है। ऐसे देखा जाए तो वो लोग काफ़ी संकट से सफ़र करते हैं। तो क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या आपके पास? इसमें लोकल की संख्या जो है ना बढ़ानी पड़ेगी, और जो डहाणू तक जो सीमित संख्या है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और जिसके लिए इसका जो कंटिन्यूस फॉलोअप रखना रेल मंत्रालय के साथ ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये सब अपन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। लेकिन क्या है, जैसे यहाँ पे ट्रेन लाइन की आजू बाजू में काफ़ी सारे फार्मर्स रहते हैं। पिछला जो किसान रेल थी वो भी इसका अच्छा एक पार्ट होती थी, लेकिन फिर भी वो शुरू करना और जल्दी से जल्दी ये सब असुविधा दूर करना, क्योंकि यहाँ का काफ़ी सारे लोग जो हैं मुंबई या बाकी एरिया में जाते हैं जॉब की वजह से, तो वो ट्रेन की संख्या अगर बढ़ाई गई तो ये सब असुविधा कम हो सकती है। अगर हम शहरों की बात करें, जैसे वसई बिरार है, नाला सुपारा है, पालघर है, बोईसर है, ऐसे जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बड़े बड़े शहर हैं, तो बारिश के दिनों में अगर हम नाला सुपारा वसई की बात करें तो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो जाती है। रेलवे में बड़े पैमाने पर पानी भर जाता है, लोगों को घर से निकलना, घर में लोगों को पानी भर जाता है, काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, लोग बाहर निकल नहीं पाते, लोगों की जान खतरे में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या आपके पास प्लान है कि ताकि वहाँ पे पानी ना भरे? कैसे, जैसे मैंने बोला कि सिटी एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी असुविधा हो रही है। जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने इस बारे में ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि बारिश में हर बार जहाँ सड़कें हैं या फिर स्टेशन से जाम हो जाते हैं, पानी भर जाता है, और उसका मेन रूप होता है कि गटर जो होते हैं वो प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होते, या फिर प्रॉपर से उसको जो वर्कआउट होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसकी वजह से थोड़ी भी बारिश गिरने के बाद सब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये लोकल अथॉरिटी का काम रहता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में ये इशू जो है, जैसे जहाँ पानी जल्द से जल्द वहाँ पे निकलना चाहिए, और असुविधा जो पैदा हो जाती है गटर की वजह से, वो भी नहीं होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ में, राज्य सरकार के साथ में और केंद्र सरकार के इकट्ठा बैठ के ये मामला जो है हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। असुविधा जो है वो हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। इन समस्याओं के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? जो नेता हैं उनको मानते हैं कि प्रशासन को मानते हैं, किसको मानते हैं? लोकल प्रशासन का काम रहता है, तो डेफिनेटली उनका काम रहता है, और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ में समन्वय रखना चाहिए। अगर जो फंड्स अगर कम गिरते हैं तो फंड्स की मांगनी जो है राज्य सरकार के साथ या फिर केंद्र सरकार के साथ में आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फैसिलिटीज़ जो है वो अपन निश्चित रूप से, क्योंकि जो फंड आता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है और उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
बहुत कम काम ऐसे रहते हैं वो डायरेक्टली केंद्र सरकार या राज्य सरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में काम कर सकते हैं, लेकिन जो नागरिक सुविधा है जो है उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रहता है और उन्होंने ये काम करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका या दूसरे जो स्थानीय प्रशासन है वो मिलके ही एक साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं अगर ये तीनों मिल के अगर अच्छा तालमेल रखें। और चौथा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है लोक प्रतिनिधियों का। इन केंद्र सरकार का लोक प्रतिनिधि, राज्य सरकार और कॉरपोरेशन का, ऐसे सब मिलके अगर अच्छा हाथों में हाथ लिए काम करें तो सब असुविधा कम हो सकती है। अच्छा, आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है वो विकास का दावा करती है, वो क्या कहती है कि हम ही पालघर का विकास कर सकते हैं और दूसरे कोई नहीं कर सकता, तो इसे क्या कहेंगे? किस नज़र से देखते हैं आप इस दावे को? ये दावा ऐसे दावा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि वसई विरार नाला सुपार अगर छोड़ा तो बाकी एरिया जो है पालघर, बोईसर, डहाणू या फिर जो ग्रामीण एरिया है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अनेक योजनाएं पहुंच चुकी है। वसई विरार का जो पानी भी है वो भी ग्रामीण एरिया से वहाँ पे जाता है। फंड जो है केंद्र सरकार देता है, राज्य सरकार देता है, और उन्होंने जो कुछ किया है वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है ग्रामीण एरिया में, सिटी एरिया में, वो अपीलेबल है सबको। और ये बाकी सब सिटी एरिया रहेगा, सागरी एरिया रहेगा, ग्रामीण एरिया रहेगा, सब लोग नरेंद्र मोदी सरकार को मानते हैं, जानते हैं, अब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनके बदौलत का अपन देख सकते हैं कि हर घर में लाभार्थी हैं, ग्रामीण भाग या शहरी भाग हो, हर घर में मोदी सरकार के लाभार्थी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी काम हुआ है वो सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से हुआ है, बाकी आप खुद जानते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि इस बार जो राजकीय समीकरण बने हैं वो कुछ नए बने हैं, क्योंकि जो अब साथ के आपकी पार्टियां थी वो विरोध में गई और कुछ पार्टियां जो हमेशा आपके चुनाव में विरोध में रहती वो आपके साथ में आए। तो देखा जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें राजकीय नया समीकरण बना है, जिसके लिए ये चुनाव काफ़ी चैलेंजपूर्ण माना जा रहा है। तो आप इसे कितना चैलेंजपूर्ण मानते हैं? मुझे लगता नहीं ये चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से 10 सालों में नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किया है, जो योजना लाई है, गरीब से गरीब लेके मध्यम वर्गीय रहेगा, युवक रहेगा, महिला रहेगी या फिर फार्मर रहेगा, व्यापार रहेगा, हर सेक्टर में काफ़ी सारा अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जिसके लिए मुझे लगता है कि 2019 में जैसे मोदी जी की हवा थी, इस बार भी आप देखेंगे 4 जून को रिज़ल्ट आएगा और आप निश्चित रूप से हम देखेंगे कि अभी भी रुख मोदी जी का ही है, नाम मोदी जी का ही है, क्योंकि विरोधी पक्षों को कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई नेता भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी कौन सा मुद्दा लेंगे? ये तो संविधान खतरे में है। जैसे मोदी जी ने खुद कहा है कि जो संविधान माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है उसको कोई नहीं बदल सकता, खुद बाबा साहब आए तो भी नहीं बदल सकते। और इसलिए किसकी मेजॉरिटी आई नहीं आई फिर भी संविधान बदल नहीं सकते, ये खुद मोदी जी ने कहा है। अगर कोई प्रधानमंत्री, देश का नेता, सर्वोच्च नेता ऐसे कहता है तो उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और जिसकी वजह से संविधान खतरे में है, संविधान बदलने के ये ऐसे कुछ अफवाहें हैं जो विरोधी पक्ष बाकी लोगों के पास जाके कह रहा है। लेकिन आम जनता सब जानती है कौन आम जनता मोदी के साथ है, आम जनता मोदी की साथ है, पास है, और सब मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और मरीजों के तकलीफ को आप अच्छी तरह जानते हैं।
और पालघर में खासकर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, लोगों को पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है वहाँ पे। तो आपको ऐसा कुछ है कि आने वाले समय में कि यहाँ के लोगों को पड़ोसी के राज्य अपने यहाँ इलाज कराने आए, इस तरह का कुछ करना चाहिए अपने यहाँ जिले में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पालघर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का को मान्यता मिली है, तो वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट आने ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर कोशिश रहेगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर से हॉस्पिटल्स हो रहे हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो रहा है, ट्रॉमा सेंटर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज हो रहा है, तो उनके साथ में प्राइवेट प्रैक्टिशनर का अगर कोलैबोरेशन रहा तो डेफिनेटली एक अच्छा रिज़ल्ट हेल्थ इश्यूज़ में हम दे सकते हैं ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि काफ़ी बार जो पेशेंट है इमरजेंसी होने की वजह से या फिर कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अच्छा बन गया या फिर बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आ गए टर्शियरी केयर के साथ में, तो डेफिनेटली ये जो पेशेंट ट्रांसफ़र होना, जो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलती है, वो फैसिलिटी अगर हम दे पाएँ तो पेशेंट यहीं पे रुकेगा, बाहर जाएगा नहीं, एक्सेप्शनल दूसरा रहेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसका अगर अपन एकत्रित एक कमेटी बनाई तो एक अच्छा रिज़ल्ट हेल्थ इश्यूज़ में, चाहे वो टर्शियरी केयर हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे कोई और समस्या हो, तो हम दे पाएंगे। ऐसे एज ए डॉक्टर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और आने वाले समय में इस इश्यूज़ लेके इसके बारे में मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने देखा कि ये थे भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सौरा जी। इनका कहना है कि मोदी जी को सब जानते हैं, मानते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंची है, इसलिए देश की आम गरीब जनता, पालघर की आम गरीब जनता जो है वो मोदी को जरूर वोट देगी। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।